जो आप लोग डाउट्स भेजते हैं जिन कॉन्सेप्ट्स में, उनको लेकर के एक और वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो कुछ बच्चों ने डाउट पूछा है ह्यूमन फिजियोलॉजी से RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, दिस इज व्हाट यू हैव आस्क्ड मी टू डिस्कस। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि RH जो एंटीजन है, अनलाइक ABO एंटीजन, ये प्रोटीन है। ABO अगर एंटीजन की बात करें ब्लड ग्रुप की, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन RH एक प्रोटीन है। दूसरी चीज ये समझिए कि ये भी RBC के सरफेस पर ही प्रेजेंट है। सो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द RBC। और अगर RH एंटीजन है तो किसी का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन वर्ल्ड ओवर जो है, आप देखेंगे कि RH पॉजिटिव कैटेगरी में आती है। यहाँ पर क्योंकि आपका बड़ा स्पेसिफिक डाउट है, तो मैं बड़ी जल्दी से आपके डाउट पर पहुँचता हूँ। आप ये है कि मान लीजिए RH नेगेटिव वुमन and RH negative mother is carrying an RH positive fetus. So this is important to understand that the mother is RH negative and she is carrying RH positive fetus, and this is first pregnancy. ये पहली प्रेगनेंसी है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड मिक्स नहीं होते, फीटल ब्लड एंड मैटरनल ब्लड दे डू नॉट मिक्स, ये मिक्स नहीं होते हैं ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। लेकिन डिलीवरी के टाइम पर वियर एंड टीयर होता है, उस टाइम पर फीटल और मैटरनल ब्लड वो मिक्स हो जाते हैं, एंड द मदर बॉडी इज एक्सपोज्ड टू RH एंटीजन, जो कि फीटल RBC के सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। तो हमने ये कहा कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, mind you, we are talking about the first delivery here, first pregnancy, first delivery, we are saying that she is exposed to the antigen. So she gets exposed to antigen, और अब होगा ये कि उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगी, RH एंटीबॉडीज़ बनेंगी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, एंड दे आर बिलोंगिंग टू IgG class. So this is very important to understand. The antibodies that are formed against RH antigen belong to IgG class. इतनी बात आपको समझ में आ गई। This is what happens. This is what happens during the first pregnancy and at the time of the first delivery. अब सोचिए ये कि फ़र्क ये आ गया है कि अब मदर की बॉडी के पास में कुछ एंटीबॉडीज़ पहले से ही प्रेजेंट है। अगर वो दोबारा प्रेग्नेंट है और उस टाइम पर अगेन शी इज़ कैरिंग एन RH पॉजिटिव फीटस, द सिचुएशन इज़ डिफरेंट। सो इन एनी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, लेट अस से दिस प्रेगनेंसी इज़ अ सेकेंड प्रेगनेंसी, एंड अगेन what has happened is that the mother is RH negative. The mother is RH negative and she is carrying a fetus which is RH positive. So fetus जो है वो RH positive है। लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि इस सिचुएशन में और पहली बार वाली सिचुएशन में अंतर ये है कि अब वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, और वो एंटीबॉडीज़ IgG क्लास की हैं, और IgG क्लास की एंटीबॉडीज़ कैन क्रॉस प्लेसेंटा। सो इस टाइम पर होगा ये कि ये जो IgG क्लास की एंटीबॉडीज़ थी, दे एंटी-RH एंटीबॉडीज़, IgG एंटी-RH इम्यूनोग्लोबुलिन्स, they will cross placenta, और जब ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगे तो इट विल रीच, दीज एंटीबॉडीज विल रीच द फीटल ब्लड, ये फीटल ब्लड में पहुंच जाएंगी, और फीटल ब्लड में फीटल RBC है, RBC के सरफेस पर एंटीजन है, और एंटीबॉडीज एंटीजन के बीच में जो सबसे कॉमन इंटरेक्शन है वो है क्लम्पिंग, जिसे आप कहते हैं एग्लूटिनेशन। सो यहाँ जाकर के इसने फीटल RBC को एग्लूटिनेट कर दिया। तो क्लम्पिंग के लिए जो शब्द है वो है एग्लूटिनेशन।
सो फीटस में जो आरबीसी हैं वो क्लम्प होने शुरू हो गए इन एंटीबॉडीज की मदद से, और इसके बाद में देयर वुड बी हीमोलिसिस। हीमोलिसिस का मतलब है कि ये इनमें से कई सारे आरबीसीज टूटना शुरू हो जाएंगे। सो दिस हैज व्हाट हैज हैपेंड। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब ये आरबीसी टूटा, इसमें से निकलेगा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में से हीम अलग और ग्लोबिन अलग, और हीम में से भी पोरफायरिन रिंग अलग और आयरन अलग। सो हमने ये कहा हीमोलिसिस हुआ तो हीमोग्लोबिन रिलीज हुआ, हीमोग्लोबिन में से ग्लोबिन को अलग किया। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, इससे अमीनो एसिड बनाए और अमीनो एसिड को यूज़ कर लिया। इसके बाद जो प्रोस्थेटिक ग्रुप बच गया उसे हीम कहते हैं। हीम में से आयरन हटाई और पोरफायरिन रिंग अलग कर दी। आयरन को भी आपने क्या किया, यूज़ कर लिया। समस्या है इस पोरफायरिन रिंग की, इसको मेटाबोलाइज करा बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए, और पहला जो प्रोडक्ट बना उसे कहते हैं बिलीवर्डिन, और उसके बाद में जो प्रोडक्ट बना उसे कहते हैं बिलीरुबिन, और इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं बाइल पिगमेंट्स। सो इनको हम क्या कहते हैं, बाइल पिगमेंट्स बने। और क्योंकि बहुत सारे आरबीसी टूट रहे हैं तो बहुत सारा बिलीरुबिन बनेगा, और ये बिलीरुबिन का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज, और ये जाकर के डिपॉजिट होने लगा स्किन और स्क्लेरा में। और स्किन और स्क्लेरा में अगर बिलीरुबिन डिपॉजिट हो रहा है तो स्किन और स्क्लेरा की जो येलोइश डिसकलरेशन है उसको आप कहते हैं जॉन्डिस। और अगर ये इतना ज़्यादा टूटने लगा कि मान लीजिए स्किन और स्क्लेरा से में जितना डिपॉजिट हो सकता है उससे भी ज़्यादा है, तो ये जाकर के डिपॉजिट हो सकता है न्यूरॉन्स में, और न्यूरॉन्स में जाकर के उनको डैमेज कर सकता है। देन इट बिकम्स वेरी डेंजरस। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे इस कंडीशन को कर्निकटरस कहा जाता है। तो एक तरफ तो आपको ये समझ में आ गया कि क्या होगा। दूसरी चीज़ ये देखिए कि जैसे ही हीमोलिसिस हुआ तो हमने ये कहा कि जो इफेक्टिव आरबीसी काउंट है वो कम हो जाएगा। सो हमने ये कहा आरबीसी काउंट क्या हुआ, कम हो गया। अब आरबीसी काउंट कम हो गया तो टिश्यू में क्या होगा, हाइपॉक्सिया होगा। हाइपॉक्सिया होगा, बड़ा सिंपल चीज़ है। और जैसे ही हाइपॉक्सिया होगा तो आपको पता है ये सिग्नल किसके पास पहुंचेगा, किडनी के पास पहुंचेगा, और किडनी रिलीज करेगी एक पेप्टाइड हार्मोन, और उस पेप्टाइड हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोएटिन। और ये एरिथ्रोपोएटिन एक्ट करेगा बोन मैरो पर, ये एक्ट करेगा फीटस के बोन मैरो पर, और ये जो इसकी वजह से जो बोन मैरो है इट विल स्पीड अप आरबीसी प्रोडक्शन, जिसे आप इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। सो बोन मैरो में आरबीसी प्रोडक्शन फास्टर हो जाएगा इस कमी को पूरा करने के लिए, और जल्दी का काम अच्छा नहीं होता। इसीलिए आप ये देखेंगे कि इमैच्योर आरबीसी क्योंकि टाइम नहीं ले रहा है, तो इसीलिए जो इमैच्योर आरबीसीज है उनका नंबर बढ़ जाएगा इन पेरिफेरल ब्लड। पेरिफेरल ब्लड में उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है? सो हमें यह समझ में आ गया कि एक तरफ तो जॉन्डिस हुआ, दूसरी तरफ हमने ये कहा कि हाइपॉक्सिया की वजह से किडनी ने जो इरिथ्रोपोएटिन रिलीज किया उसने बोन मैरो को स्टिमुलेट करके आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत रैपिड कर दिया। रैपिड प्रोडक्शन की वजह से उनको मैच्योरेशन का प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा। इमैच्योर आरबीसीज किस में आ रहे हैं, ब्लड में आ रहे हैं, पेरिफेरल ब्लड में आ रहे हैं, और इस वजह से हमने ये कहा कि ब्लड में जो आपको देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि इमैच्योर आरबीसीज हैं। आरबीसीज के लिए आपने शब्द पढ़ा है इरिथ्रो, इमैच्योर सेल को कहते हैं ब्लास्ट, तो आपने इसे कहा इरिथ्रोब्लास्टोसिस, और एक और शब्द आपने यहाँ लिख दिया, दिस इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। और आपको ये समझ में आ गया कि कायदे में देखा जाए तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस इज एक्चुअली ब्लड पिक्चर। ये एक्चुअली एक ब्लड पिक्चर है। इस कंडीशन को तो हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कहा जाता है, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कहा जाता है, लेकिन बहुत कॉमनली हम इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रिवेंशन पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले कि मदर की बॉडी रिस्पॉन्ड करे
आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ द एंटीजन। जब वो एंटीजन एक्सपोजर होता है उससे पहले मदर का इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करे। मैं डिलीवरी के टाइम की बात कर रहा हूँ, जिस टाइम पर फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड मिक्स होता है, जिस टाइम पर मदर की बॉडी एक्सपोज होती है RH एंटीजन को, इससे पहले कि वो रिस्पॉन्ड करके एंटीबॉडीज बनाए, अगर इस एंटीजन को ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो फिर ये समस्या नहीं आएगी। इसीलिए अगर प्रिवेंशन करना है तो एंटी RH इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। मकसद ये है कि मदर की बॉडी के पहचानने से पहले ही इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो आप में से कुछ बच्चों का जो डाउट था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, उम्मीद है आपको इससे काफ़ी समझने में मदद कर मिलेगी। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप एक बार स्क्रीन को स्टडी करिए, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डाउट अब नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच।